अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी को डिफ़ाइन भी करेंगे और कुछ इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन। अच्छा, वैसे बाय द वे डेफिनेशन ऑफ कंपनी से आपके जहन में ये एक परसेप्शन डेवलप हो चुकी होगी कि शायद हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी किस किस्म का कारोबार करती है या किस किस्म के अरेंजमेंट को कंपनी कहते हैं। बट मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत मुबीन भाई नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या गज़ब की डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, आप भी पढ़ के एंजॉय करेंगे कि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। डेफिनेशन ख़त्म। क्या कहा गया वो कि कंपनी से मुराद वो है कि जो या तो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर रजिस्टर्ड हुई हो या किसी भी कंपनी लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड हुई हो। दो बातें की हैं उसने। कौन कौन सी वाली? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत या कंपनी लॉ के तहत। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। चलें, इस बात की तो समझ आ गई कि इस वक्त जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान का कंपनी लॉ है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन जो आगे अल्फाज लिखे हुए हैं और एनी अदर कंपनी लॉ, इससे क्या मुराद है? तो इसकी वजाहत के लिए अलग से उसने देखें नेक्स्ट हेडिंग इस्टेब्लिश कर दी है, कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के अल्फाज से मुराद क्या है? इधर देखिए, ये जो मौजूदा पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट है ये भी इसमें आ गया, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है, और जो इससे पहले वाले कंपनी लॉज गुजर चुके हैं, जो रिपील हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लें कि जब कोई एक नया कानून आ गया तो इसकी जगह पे जो पहले वाला था वो हो जाता है रिपील्ड। एक लफ्ज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगा, रिपील्ड मतलब कैंसल्ड। जब नया आ गया तो पहले वाला क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम ज़रा रिवर्स ऑर्डर में देखें तो कंपनीज एक्ट 2017 में आया, तो इससे पहले जो इसकी जगह पे कंपनी लॉ था उसका नाम था द कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। नज़र आ गया जी? अच्छा, इससे जो पहले पाकिस्तान में कंपनी लॉ नाफिज था उसका नाम था द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और इससे जो पहले वाला था वो था द कंपनीज एक्ट 1913। तो इस तरह ये जो पहले वाले हैं ये सारे रिपील्ड हैं, लेकिन इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ है पाकिस्तान का वो है द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, अब ज़रा इसकी वजाहत कर लेते हैं। जो तो कंपनीज सन 2017 में जब ये कंपनीज एक्ट आया था उस वक्त से लेके ऑनवर्ड्स बाद में बनी हैं, तो वो वाली कंपनीज किसके तहत वजूद में लाई गई हैं और रजिस्टर्ड हुई हैं? कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक। लेकिन 2017 का कंपनीज एक्ट जब तक नहीं आया था तो क्या उस ज़माने में कंपनियाँ रजिस्टर्ड नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। तो फिर बताइए, ज़रा गैस कीजिए, वो वाली कंपनीज कौन से लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई होंगी? यानी जो भी उस वक्त का मौजूदा कानून होगा, ठीक है। जैसे कि 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस आया और ये कब तक रहा? 2016 तक। तो उसका मतलब है 1984 से लेके 2016 का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई वो कौन से कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई? दी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। डन हो गया जी? तो अब कंपनी लॉ की डेफिनेशन मुकम्मल हमने कर ली है। ज़रा क्विकली रिवाइज़ कर लें। कंपनी लॉ में कौन कौन से आ गए? जो मौजूदा है इस वक्त कंपनीज एक्ट 2017 वो भी, और जो इससे पहले वाले रिपील्ड जो हो चुके थे वो भी शामिल है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कंपनीज ऑर्डिनेंस किससे आ रहा है? हाँ, ये उस वक्त प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक
का दौर था, तो उन्होंने अपने ऑर्डर के ज़रिए ये प्रोमलगेट किया था। और ऑर्डिनेंस का अगर आपको याद हो, बिज़नेस लॉ के अंदर आपने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये प्रोमलगेट किया रहता है, इन्फोर्स किया रहता है, और उसकी एक एज होती है। अगर वो ख़त्म हो जाए और उसके ख़त्म होने से पहले अगर आप पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लें तो फिर वो परमानेंट हो जाता है। लेकिन नाम के अंदर ऑर्डिनेंस ही रहता है, अगर आप पार्लियामेंट से अप्रूव करवा भी लें तो, ठीक है, ताकि डिस्टिंग्विश किया जा सके एक्ट और ऑर्डिनेंस में कि कौन सा ओरिजिनली पार्लियामेंट से बना हुआ है, ठीक है, उस कानून में वर्ड एक्ट आएगा, और जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जारी हुआ था तो चाहे बाद में आप उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवा भी लें तो उसके बावजूद नाम ऑर्डिनेंस ही रहेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से ही बनता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, बना तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से, लेकिन FBR ने बनाया है इससे, तो हाँ, उसमें ये है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, एक कमेटी बना देते हैं जो ड्राफ्टिंग करती है, ठीक है, वो ड्राफ्ट करते हैं जिसको हम बिल कहते हैं। तो उसके ऊपर पहले डिस्कशन होती है और सारा ये प्रोसेस करने के बाद फाइनली फिर उसको पेश करते हैं हाउस में, पहले एक हाउस में, यहाँ से पास होके फिर दूसरे हाउस में, और फिर फाइनली फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास। तो ऐसे यहाँ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, एक कमेटी बना दी जाती है जो कि इसको ड्राफ्ट करती है, और प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, हाँ जी, और नाफिज हो जाता है। और आगे वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि अगर 120 दिन के अंदर अंदर आप पार्लियामेंट से अप्रूव करवा दें तो फिर ये परमानेंट लॉ बन जाता है। अच्छा जी, कंपनी लॉ क्लियर हो गया? आगे चलें। बॉडी कॉर्पोरेट एक डेफिनेशन है, ये कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद कंपनी लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये जो अल्फाज है ना, बॉडी कॉर्पोरेट, इन दोनों का मतलब है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको याद है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ। तो बॉडी कॉर्पोरेट, ये जो दो अल्फाज हैं, इनका मतलब है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अच्छा, ये तो हो गया लफ्ज़ी मतलब, या यूँ कह लीजिए जिसे आप कहते हैं लिटरल मीनिंग, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें तो इसकी ज़रा डिटेल में जाना है ना, इसकी तफसीली डेफिनेशन या इसका मीनिंग या इसका मफहूम क्या है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि अच्छा, इसको ये भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते हैं, कॉरपोरेशन भी कहते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लफ्ज़ आपने पढ़ा या सुना होगा वो आपने सुना होगा कॉरपोरेशन, ठीक है। मतलब क्या है, हमें तो इससे गरज है, ठीक है जी, मान लिया बॉडी कॉर्पोरेट को कॉरपोरेशन भी कहते हैं, लेकिन साहब ये तो बता दें कि ये है क्या चीज़। तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉरपोरेशन का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हुई है, उसके लिए भी हम ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टाइटल? बॉडी कॉर्पोरेट। और कोई भी ऐसी कंपनी कि जो 2017 से पहले के ज़माने की जो कंपनी लॉज गुजर चुके हैं, तो किसी भी पहले वाले कंपनी लॉ के तहत भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तो उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट या कॉरपोरेशन कहते हैं। एक नंबर 2, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो, तो और वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में कारोबार करने के साथ साथ पाकिस्तान में भी कारोबार कर रही है, तो हम यहाँ उस कंपनी को टेक्निकली फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ हम क्या कहेंगे, ये बॉडी कॉर्पोरेट है या कॉरपोरेशन है। अच्छा, अब एक सिंपल सी पहचान, जब भी हम वर्ड कंपनी यूज़ करेंगे तो उससे मुराद क्या होगा, वो कंपनी के जो कंपनीज एक्ट या पहले वाले कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई। लेकिन अगर कोई कंपनी बाहर के मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो अपने मुल्क में भी कारोबार कर रही है, दुनिया के और बहुत से मुल्कों में कारोबार कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी बिज़नेस कर रही है, तो कानून के मुताबिक हम उसको कंपनी नहीं कहेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे या कॉरपोरेशन कह देंगे। हाँ, जनरली स्पीकिंग
हम जब फ्लुएंटली बात कर रहे होते हैं तो हम उसको भी कंपनी कह डालते हैं, बट लीगल पर्पसेस के लिए जो असल लफ्ज़ है ऐसी कंपनीज के लिए वो कौन सा है? बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन, ताकि एक डिफरेंस बरकरार रहे, एक डिस्टिंक्शन बरकरार रहे, एक फ़र्क बरकरार रहे। किस किस में आप बताएं, किस में फ़र्क बरकरार रहे? कि ओरिजिनली पाकिस्तान की जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसमें, और जो आउटसाइड पाकिस्तान किसी मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई और यहाँ भी कारोबार करी है। तो इस दो किस्म की कंपनीज़ में फ़र्क को बरकरार रखने के लिए हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं। डन हो गया जी? और जैसे कोई नाम बताएं, कोई ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड तो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क है लेकिन कारोबार दुनिया भर में उसका फैला हुआ है, यहाँ भी कारोबार कर रही है। ठीक है, और नहीं नहीं नहीं, ये तो आप फर्म्स के नाम बोल रहे हैं ना, कंपनीज। जैसे कोक है, ठीक है, सबसे मारूफ एग्जांपल्स में से एक आपके सामने ये है। ठीक है, ये ओरिजिनली पाकिस्तानी कंपनी तो नहीं है ना, सो इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बट इसका जो कारोबार है वो दुनिया भर में फैला हुआ है, यहाँ भी कारोबार चल रहा है। तो हम टेक्निकली स्पीकिंग इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ है? कोक, ये बॉडी कॉरपोरेट है, या जो इसके लिए सेकंड वर्ड है कॉरपोरेशन। ओके हो गया जी? तो साथ एक एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली, और भी ढेरों आप नाम जानते हैं इस तरह की कंपनीज के। थर्ड जनाब, बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन द रेलिवेंट स्टैचूट। पहले तो इस लफ्ज़ का मतलब आपको आना चाहिए। स्टैचूट का अगर वन वर्ड मीनिंग आपको बता दूं, सिर्फ एक लफ्ज़ का मतलब लॉ, कानून। ठीक है, कोई एक्ट या कोई ऑर्डिनेंस, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैचूट कहते हैं। अगर आपने अल्फाज पे गौर किया हो, मैंने स्टैचूट को डिफ़ाइन करते हुए सबसे पहले एक लफ्ज़ का मतलब आपको बताया ताकि आप आसानी से समझ जाएं, परेशान ना होंगे यार ये क्या मतलब, इतना औखा सा लफ्ज़ आ गया। स्टैचूट का वन वर्ड मीनिंग क्या है? लॉ। और थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो मतलब मैंने आपको बताया पार्लियामेंट से पास किया हुआ एक्ट, उसको भी हम स्टैचूट कहते हैं, या अगर प्रेसिडेंट की जानिब से इशू किया हुआ ऑर्डिनेंस है तो उसको भी हम स्टैचूट कह सकते हैं। मतलब लॉ, कानून। खैर, स्टैचूट का मतलब बताने के बाद अब ज़रा आ जाएं थर्ड पॉइंट की वजाहत की तरफ। ज़रा दोबारा पढ़ें शाबाश। थर्ड पॉइंट क्या है? अ बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन द रिलेवेंट स्टैचूट। कहते हैं अगर किसी एक एंटिटी को, आई वुड लाइक यू पीपल टू राइट डाउन द वर्ड एंटिटी। ये जो थर्ड पॉइंट के शुरू में जो बॉडी कॉरपोरेट के अल्फाज लिखे हुए हैं, इसके लिए अगर आप साइड पे ब्रैकेट में एंटिटी लिख लें, यानी अगर किसी एंटिटी को, अगर किसी बॉडी को, अगर किसी इदारे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर किया गया एक कानून के तहत। सो प्लीज़ मेरे पहले ये अल्फाज ज़ुबानी याद कर लें, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी एंटिटी को, रिवाइज करें, अगर किसी एंटिटी को, किसी बॉडी को एज अ बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर किया गया किसी कानून के तहत, तो फिर उस एंटिटी को भी हम क्या नाम देंगे कि ये भी बॉडी कॉरपोरेट है। एग्जांपल लेना पसंद करेंगे आप लोग, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसको, इस एंटिटी को भी एक बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर किया गया है एक कानून के तहत, और उस कानून का नाम है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। तो 1956 में ये कानून बना था। रिपीट कीजिए प्लीज़, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। तो इस कानून के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया कि ये भी क्या है, एक बॉडी कॉरपोरेट है। बताएं जी, समझ आ गया? अच्छा, अब इस थर्ड पॉइंट को और वाज़े करने के लिए क्यों ना थोड़ा सा कुछ और बता दूं। समटाइम्स ऐसा होता है, यानी ये जो अब बात करने लगा हूँ, ये दरअसल इस थर्ड पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, थर्ड पॉइंट को ज़रा मज़ीद बेहतर अंदाज में समझाने के लिए बताने लगा हूँ। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि हुकूमत ने अगर कोई एक इदारा कायम करना हो ना, तो उस इदारे को कायम किया जाता है एक कानून के तहत। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है नैब।
स्टैंड्स फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये एक एंटिटी है, एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको कायम किया गया एक कानून के तहत जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरों में पिछले चंद सालों से आप सुनते हैं, नैब ऑर्डिनेंस। तो एक कानून लाया गया, उस कानून के तहत एक इदारा कायम किया गया जिसका मकसद आप सब जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हुकूमत एक कानून बनाती है, उस कानून के अंडर एक इदारा कायम कर देती है। और अब इस पॉइंट को दोबारा देख लें जो आपको बताया था, ये जो थर्ड वाला है, बताएं ज़रा थर्ड पॉइंट की वजाहत कैसे की गई थी। कोई ऐसी एंटिटी कि जिसे एज अ बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर किया गया, किसके अंडर, एक लॉ के तहत, मतलब एक कानून बनाया गया और एक कानून के तहत उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो इदारा है ये क्या है, ये बॉडी कॉरपोरेट है। और एग्जांपल बोलें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये एंटिटी है और इसको किस लॉ के तहत कायम किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के तहत। जी बताएं, तीनों बातें याद हो गई? आप ज़ुबानें भी कहेंगे तो बता देंगे? गुड हो गया। लेकिन इसके बाद आप देखें दो एक्सेप्शनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आप ढूंढेंगे भी तो आपको वर्ड एक्सेप्शन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, बट डज नॉट इंक्लूड। तो इसका मतलब है कहीं साइड पे आप एक्सेप्शन लिख लें। हो सकता है एग्जामिनर आपसे यही पूछ ले कि बॉडी कॉरपोरेट की एक्सेप्शंस कौन सी हैं, तो बाद में आप परेशान होते रहे, यार हमें तो पता नहीं ये लफ्ज़ कहीं बुक में पढ़ा ही नहीं एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये वाले जो दो पॉइंट्स अब हम पढ़ने लगे हैं ये एक्सेप्शंस हैं। किस चीज़ की एक्सेप्शंस हैं? बॉडी कॉरपोरेट के। मतलब क्या कि ये दो चीज़ें बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं हैं। उनमें से पहली है जनाब कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो इधर कर लें, किताब में से आपने पढ़ तो लेना ही है इंशाल्लाह। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप अल्फाज के ऊपर गौर करें। कोऑपरेटिव लफ्ज़ कहाँ से डिराइव्ड है? कोऑपरेशन, उर्दू में मतलब क्या है? ताउन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी के जिस सोसाइटी के मेंबर्स अपने ही बाहमी ताउन से इस सोसाइटी को रन कर रहे होते हैं। और इसकी अगर आपको एक मिसाल दूँ प्रैक्टिकल लाइफ में से, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ में आम तौर पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। होता क्या है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक सोसाइटी बना लेते हैं जिसको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे वो रेलिवेंट लॉ के तहत रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, खुद ही फंडिंग करते हैं। कौन लोग? कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो आमतौर पे कौन होते हैं, इसी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं वो खुद ही फंडिंग करते हैं। मतलब पर मंथ उनकी फ़ी होती है सपोज़ 1000 रुपया पर मंथ। अच्छा, अब आप सोचेंगे मतलब इस कंट्रीब्यूशन से, इस सब्सक्रिप्शन से वो करते क्या हैं? तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स से जितना भी फ़ंड कलेक्ट होता है, जितनी भी कलेक्शन होती है, वो सारे के सारे पैसे फिर इन्हीं के ऊपर खर्च होते हैं, इन्हीं की वेलफेयर के ऊपर। इन्हीं का मतलब जो मेंबर्स हैं, मसलन किन के ऊपर खर्च होते हैं? उनकी सिक्योरिटी के ऊपर। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा निज़ाम बना दिया, गार्ड्स भर्ती कर लिए, उनको गाड़ियाँ दे दी पेट्रोलिंग के लिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे पार्क्स बना दिए और फिर उनको मेंटेन किया, उनकी देखभाल के लिए माली और सारा इंतज़ाम हो गया। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर बना दिया, क्लब बना दिया, लाइब्रेरी बना दी, कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बना दिया। बताएं ये सारा काम मुफ्त तो नहीं होगा दोस्त? कैसे होगा? पैसों से होगा। पैसे कहाँ से आएंगे? ये फंडिंग जो कौन दे रहा है? सोसाइटी के मेंबर्स। डन हो गया जी। सो यू मे राइट डाउन द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज़ द ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। आमतौर पे इधर ही होती है, ठीक है। तो अब पहली जो एक्सेप्शन है वो तो ये हो गई, कौन से वाली? कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, ठीक है। क्यों? वजह नहीं पूछेंगे आप लोग? कितने अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। कहते हैं सर जो आप कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। अरे बाबा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहा गया है ना कि ये बॉडी कॉरपोरेट की तारीफ में शामिल नहीं है, ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है,
उसकी रीज़न ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अलहदा से एक कानून मौजूद है, तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को उस कानून के तहत रजिस्टर्ड करवाया जाता है। सो ये जो बॉडी है, ये जो एंटिटी है, इसके लिए अलहदा से एक कानून मौजूद है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, क्योंकि इसको हम एज ए कंपनी ट्रीट नहीं करते, ठीक है, इसको हम एज अ बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है, जो कि कंपनी के आमतौर पे पर्पस होते हैं। सो इसका चूँकि पर्पस ही लिमिटेड है, एक डिफरेंट पर्पस है, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इसके लिए अलग से एक कानून मौजूद है, इसकी रजिस्ट्रेशन उस रिलेवेंट कानून के तहत होती है। लिहाजा ये हो गई आपकी पहली एक्सेप्शन। अब ज़रा कंप्लीट सेंटेंस पढ़ के देखें। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पहली एक्सेप्शन क्लियर हो गई है? अच्छा, और अब सेकंड एक्सेप्शन की तरफ आते हैं। ये लंबी चौड़ी वर्डिंग एक्सेप्शन लिखी हुई है, क्यों ना पहले आसान अंदाज में आपको समझा दिया जाए, है ना। ये देखें भाई कहते हैं जी सर पहले आप आसान बता दें, लेकिन जी पहले ज़रा आसान अल्फाज में आपको समझा देते हैं। कहते हैं अगर फेडरल गवर्नमेंट बोलें किसी एंटिटी को डिक्लेयर कर दे कि ये एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो गवर्नमेंट के डिक्लेयर करने के बाद एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, मतलब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी एंटिटी को डिक्लेयर कर दिया कि ये एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हुकूमत की तरफ से इस डिक्लेरेशन के बाद फिर वो एंटिटी भी बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं की जाएगी। और समझ गए? एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। जैसे कि अगर कोई एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट थी जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करने के साथ, कारोबार करने के साथ उसका कारोबार पाकिस्तान में भी था, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट को आज फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर दे, डिक्लेरेशन दे दे, डिक्लेयर कर दे नोटिफिकेशन के ज़रिए कि ये वाली जो बॉडी कॉर्पोरेट है आज के बाद इसको बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो हुकूमत के इस नोटिफिकेशन के बाद फिर वो वाली एंटिटी फिर अब बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं की जाएगी। ये इसकी एग्जांपल है। डन हो गया? अच्छा, जब तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं किया था तब तक वो क्या थी? वो बॉडी कॉर्पोरेट थी। बट अगर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के ज़रिए डिक्लेयर कर दिया, तो उसका मतलब फिर इस नोटिफिकेशन के बाद, इस डिक्लेयर करने के बाद वो बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं की जाएगी। ये है जी आपकी सेकंड एक्सेप्शन। तो ज़रा बता दें ये बॉडी कॉर्पोरेट और इसकी एक्सेप्शंस क्लियर हो गई हैं? ठीक है। तो पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, मतलब एक्सेप्शंस का भी आया हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट भी पूछा हुआ उसने और एक्सेप्शंस भी उसने पूछी हुई हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। अच्छा जी, आगे चलें। एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन। और देखें जी, ये जो किताब वाले भाई साहब हैं, इन्होंने तो एनालिसिस अब पेश किया है, लेकिन हम एनालिसिस साथ साथ करते आ रहे थे। मतलब कब साथ साथ? जैसे जैसे हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे वैसे वैसे हम उसका एनालिसिस भी कर रहे थे, जो कि किताब के अंदर उसने अब यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये एनालिसिस हम अपनी डिस्कशन के अंदर कर चुके हैं और नीचे एग्जांपल्स भी आ गई हैं, इसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा और ये मस्ट है इनको गो थ्रू करना। इसके बाद आ जाइए फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सिंपल, आसान, कि वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग तो वर्ड्स ये हो गए, लेकिन आगे देखें विच। अब आगे 2 पॉइंट्स आ गए। उसमें पहला है कि पाकिस्तान से बाहर वो इनकॉर्पोरेट तो हुई है, पाकिस्तान से बाहर वो किसी मुल्क में रजिस्टर्ड तो हुई है वो कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि पाकिस्तान में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन बाहर हुई है,
ठीक है वो कंपनी रजिस्टर्ड बाहर के मुल्क में हुई है, लेकिन उस कंपनी का, उस बॉडी कॉरपोरेट का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो पाकिस्तान में भी है। तो हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान एक, लेकिन आप चेक करें किताब में और के बाद कुछ और भी लिखा हुआ है। क्या? हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइज एन ऑफिस इन पाकिस्तान। लाइज एन मतलब कनेक्शन, राब्ता जिसे उर्दू में कहते हैं, या उसका राब्ता दफ्तर पाकिस्तान में है। कॉन्टैक्ट नहीं कहते यार, कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट, ये राब्ता, कॉन्टैक्ट, कनेक्शन। तो या तो खुद उस कंपनी का दफ्तर पाकिस्तान में है या उसका राब्ता दफ्तर पाकिस्तान में है। कैसे? आगे पढ़ें। वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, और किस अंदाज में है वो दफ्तर, ऑफिस, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है वो कंपनी, तो ऐसी कंपनी को हम क्या नाम देंगे? फॉरेन कंपनी। अगर आप देखें कुल मिला के दो बातें हैं, एक वो पहले वाली लाइन जो स्टार्टिंग है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि इनकॉर्पोरेट तो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में हुई है, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो पाकिस्तान में है, या वो लाइजन वाली बात जो है एक। और सेकंड पॉइंट में वो कहता है या फिर वो कंपनी किसी ऐसे अंदाज में पाकिस्तान में बिज़नेस कैरी ऑन कर रही है कि कमीशन ने ये कह रखा था कि अगर कोई कंपनी इस अंदाज में भी बिज़नेस पाकिस्तान में कैरी ऑन कर रही हो तो उस कंपनी को भी फॉरेन कंपनी कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आजकल आपको पता बहुत आम है, कॉमन, ई कॉमर्स बोले हैं। तो अगर ये जो लिखा हो ना एज मे बी स्पेसिफाइड, तो इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बाय द कमीशन। कमीशन पता है ना, SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में आगे जाके हमने इंशाल्लाह तफसील से पढ़ना भी है। ठीक है, लेकिन चूँकि अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में आप इसका नाम पढ़ते रहें तो इसलिए मैंने ये बोल दिया, लेकिन वजाहत ये भी कर रहा हूँ कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट पूरा टॉपिक आगे आने वाला है कमीशन के ऊपर। अच्छा जी, इस दूसरे पॉइंट को दोबारा समझ लें, तवज्जो करें। ये जो B पॉइंट है इसकी वजाहत मैंने कैसे की कि या फिर अगर कमीशन कोई एक मैनर स्पेसिफाई कर दे, मैनर का मतलब तरीका। अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लगे अंग्रेज़ी का तो उर्दू में आसान मतलब आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। मैनर मतलब तरीका, और मुतबादल अंग्रेज़ी के आसान अल्फाज क्या हो सकते हैं? वे, मेथड। तो ये मुमकिन अल्फाज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कमीशन एक तरीका बता दे, एक मैनर स्पेसिफाई कर दे कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो पाकिस्तान से बाहर हुई है लेकिन वो अगर फ़लाँ अंदाज में पाकिस्तान में कारोबार कर रही है तो उस कंपनी को भी फ़ॉरेन कंपनी कहा जाएगा। तो फिर कमीशन के स्पेसिफाई किए जाने के बाद वो कंपनी भी फ़ॉरेन कंपनी कहलाएगी, और वो मैनर मैंने आपको बता दिया है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। कौन सा? ऑनलाइन। ठीक है, ई कॉमर्स वगैरह के ज़रिए अगर कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, एंड यू नो द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सच काइंड ऑफ कंपनीज़ के जिनका फ़िज़िकल तो यहाँ पे नहीं है दफ्तर, लेकिन ऑनलाइन वो कंपनीज़ यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। तो ये है जी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, और ये पास पेपर का सवाल है दरअसल। ठीक है, पढ़ें ज़रा सवाल। पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल सवाल है ये, और है भी बड़ा आसान सा। आप ज़्यादा खुश ना होना, अच्छा यार क्या बात है, मतलब इतने आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है ना, शायद बुक का कंपाइल करने वाला बच्चों को डराना नहीं चाहता। ठीक है, ज़रा वो पहले एतमाद कायम करना चाहता है, ज़रा घेरे में ला के फिर आगे ज़रा चलें आप। जब आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी ज़्यादातर जो तवज्जो होगी वो इसके ऊपर होगी।
क्योंकि कंपनी लॉ के पेपर के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप आसानी से हल कर लेते हो, लेकिन ज़्यादा मुश्किल जो सवाल आते हैं वो आते हैं केस स्टडीज़ वाले, और जिसे हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होगा, ताकि हम क्लास में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें ड्यूरिंग द सेशन के पेपर में बैठ के आपको मुश्किल ना हो वो हल करते हुए। और फिर इंशाल्लाह जो टेस्ट हमारे होंगे उसके अंदर भी ज़्यादातर आपको मैं कोशिश करूँगा केस स्टडीज़ वाले सवाल ही दूँ। तो मैक्सिमम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस, मैक्सिमम साथ में पास पेपर्स अलग से, ठीक है जी। तो इस पहले वाले सवाल से खुश नहीं होना कि ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया। तो क्या सवाल था कि एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉरपोरेशन। तो इसमें बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स और फिर जो 2 एक्सेप्शंस थी वो इसके जवाब में लिखनी है। डन हो गया जी। तो यहाँ तक इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी फिर अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स लायबिलिटी ये हम कल स्टार्ट करेंगे। और कल का लेसन तो आप याद करके आए हुए हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर के आगाज़ में आपसे नहीं सुना, तो अब मैं सुनता हूँ आपसे, ठीक है जी। माफ़ी नहीं है लेक्चर के मामले में, टॉपिक के मामले में, लेसन के मामले में कोई नहीं, ठीक हो गया। हाँ जी टॉपिक आप बताएंगे, एक्सप्लेन हम करते हैं। जी जी।